जैसे कि you all know कि from last lecture we have started living enzymes which are the biological catalyst जो कि living organisms के अंदर होने वाले multiple जो chemical reactions हैं उनको catalyze कराते हैं. For example, if we see the processes of repair, replication, growth and digestion, these are only the minor examples कि आपके पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेजर रिएक्शंस हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन एंजाइम बिकॉज अगर हम एंजाइम्स के बगैर इन रिएक्शंस का जो रेट है इनकी प्रोग्रेशन है उसको ऑब्जर्व करें तो दीज आर क्वाइट स्लो प्रोसेस. तो एंजाइम जो है वो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं और उन्हें विद इन मिली सेकेंड जो है वो परफॉर्म करवाते हैं. सो लास्ट लेक्चर में हमने एंजाइम्स की हिस्ट्री और इसके बाद इन एंजाइम्स की प्रोटीन नेचर को डिस्कस किया था जिसमें हमने कुछ हद तक इस पॉइंट को देखा था कि इफ एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन्स इन नेचर तो फिर जस्ट लाइक द प्रोटीन्स इनके अंदर भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और क्वार्टनरी ये जो 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं इनमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आना चाहिए बिकॉज अगर तो एंजाइम के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी या क्वार्टनरी स्ट्रक्चर की प्रॉपर फोल्डिंग नहीं होती या इसमें किसी किस्म की कोई डेविएशन आ सकती है तो इस डेविएशन का अल्टीमेट इफेक्ट उस एंजाइम की फंक्शनिंग पे होगा बिकॉज अगर स्ट्रक्चर ठीक से डेवलप नहीं होगा तो अल्टीमेटली वो एंजाइम उसके जो फंक्शनल रेसिड्यूज हैं जो अमाइनो एसिड्स उसकी एक्टिव साइट में इन्वॉल्व हैं वो प्रॉपरली जो है वो फोल्ड नहीं हुए तो उसके बाद फंक्शन भी वो परफॉर्म नहीं कर सकता. सो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है इसको फर्दर हमने 2 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था. द फर्स्ट साइट वाज बाइंडिंग साइट यानी अगर हम एक्टिव साइट को देखें तो एक्टिव साइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट साइट्स. फर्स्ट इज द बाइंडिंग साइट जहां पे जाके आपकी सबस्ट्रेट बाइंड करती है. इट मींस कि बाइंडिंग साइट में ऐसे अमाइनो एसिड्स अवेलेबल हैं व्हिच हैज द ग्रुप्स जिनके थ्रू सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ इंटरेक्ट कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं जो कि सबस्ट्रेट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लें या ऐसे अमाइनो एसिड जो कि सबस्ट्रेट के साथ कोवलेंट इंटरेक्शंस करें या फिर उनके साथ जो है वो किसी भी किस्म का कंपैटिबल ग्रुप है. अब वो आयनिक इंटरेक्शंस भी हो सकती हैं कि सपोज आपकी जो सबस्ट्रेट है उसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं तो एंजाइम की जो बाइंडिंग साइट है उसमें नेगेटिव चार्जेस अवेलेबल होंगे. सो द सोल पर्पस ऑफ दिस साइट इज टू बाइंड द सबस्ट्रेट ऑन द एक्टिव साइट. So active site को further हमने 2 sites में divide किया. The first one is the binding site which will bind the substrate to the active site and the second one is catalytic site. इसमें ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो कि उस सबस्ट्रेट को के अंदर जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन है या जो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जिन बॉन्ड्स का ब्रेक होना या न्यू बॉन्ड्स का सिंथेसाइज होना जरूरी है ये साइट उन रिएक्शंस को कैटलाइज कराए. यानी ओवरऑल इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट तो आपके लिए इस सबस्ट्रेट का एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड करना और एंजाइम की एक्टिव साइट में कैटालिटिक प्रोसेस का होना ये दोनों प्रोसेसेस इक्वली इंपॉर्टेंट है. इट मींस कि एक्टिव साइट के अंदर अगर बाइंडिंग साइट या कैटालिटिक साइट में किसी किस्म का चेंज आता है तो सबस्ट्रेट की एंजाइम के साथ बाइंडिंग या उसकी जो अंदर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन है वो दोनों इफेक्ट हो सकती है. सो इन दोनों साइड्स को भी अपने माइंड में रखिएगा कि बाइंडिंग और कैटालिटिक साइड किस तरह से जो है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं. एक साइड बाइंड करेगी और दूसरी साइड जो है वो कैटालिसिस में इन्वॉल्व होगी यानी इसके अंदर ग्रुप्स को चेंज करेगी या बॉन्ड्स वगैरह को ब्रेक या न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन में रोल प्ले करेगी. सो अपार्ट फ्रॉम दिस एक्टिव साइड के लिए जो 2 फंक्शनल यूनिट्स हैं इनको अगर हम देखें तो यहाँ से हमें ये चीज तो समझ में आ गई कि एंजाइम की सिर्फ और सिर्फ जो शेप है इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द कैटालिसिस. जो इसके अंदर केमिकल इन्वायरमेंट है उसका भी इंटैक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है. यानी जो अमाइनो एसिड्स यहाँ पे जिनकी एक्टिव साइट्स एक्सपोज्ड हैं अगर वो अमाइनो एसिड म्यूटेट हो जाए यानी उन अमाइनो एसिड में किसी किस्म का कोई चेंज आ जाए इस एंजाइम का केमिकल एनवायरनमेंट जो है वो शिफ्ट कर जाए तो हो सकता है कि इस एंजाइम की जो बाइंडिंग एफिनिटी है या इसकी जो कैटालिटिक एबिलिटी है वो डिसरप्ट हो जाए. क्योंकि जैसे अभी मैंने पीछे आप लोगों से डिस्कस किया है कि अगर आपकी सबस्ट्रेट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो हो सकता है बाइंडिंग साइट में नेगेटिव चार्ज वाले जो अमाइनो एसिड्स हैं वो प्रेजेंट हो. तो अगर सपोज यहाँ पे कोई वो नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड रिप्लेस हो गए या म्यूटेट हो गए किसी न्यूट्रल अमाइनो एसिड के साथ तो ऑब्वियसली सबस्ट्रेट और एंजाइम की बाइंडिंग अफेक्ट होगी. सो एंजाइम के अंदर जो एक्टिव साइट है उसकी शेप और उसका केमिकल एनवायरनमेंट दोनों जो है वो सबस्ट्रेट के साथ स्पेसिफिसिटी को डिफाइन करते हैं.
So these are the two factor behind catalysis. और we all know कि enzyme substrate के साथ bind करता है, enzyme substrate complex बनता है, उसके बाद आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो सिंथेसाइज होगी। अब enzyme substrate complex में ऐसी क्या चेंजेस आती हैं कि उसके बाद सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। इसको इंशाल्लाह जब हम एंजाइम की वर्किंग को डिस्कस करेंगे तो वहां पे जाके इस चीज को डिस्कस करेंगे कि आफ्टर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स व्हाई द सबस्ट्रेट इज गोइंग टू चेंज परमानेंटली, क्यों ये सबस्ट्रेट जो है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ तक तो हमने एंजाइम के अपने जो प्रोटीन पार्ट है उसको डिस्कस किया है, बट देयर आर सम एंजाइम्स जिनको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कुछ नॉन प्रोटीन ग्रुप्स की भी जरूरत होती है। कलेक्टिवली इन नॉन प्रोटीन ग्रुप्स को हम कोफैक्टर या कोएंजाइम्स इकट्ठे जो है वो इन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आपसे इन एंजाइम्स के जो प्रोटीन पार्ट की बात की जाए तो इट इज एपो एंजाइम, जबकि जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कोफैक्टर या कोएंजाइम कह सकते हैं। अब अगर तो आपके पास वो नॉन प्रोटीन पार्ट कोई मेटल आइन है तो यू विल से कि इट इज अ कोफैक्टर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एंजाइम है और उस एंजाइम को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत है विच इज अ मेटल आयन, तो आप कहेंगे कि दिस इज अ कोफैक्टर ऑफ एंजाइम। सो नॉन प्रोटीन पार्ट को फर्दर आप क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। इफ द नॉन प्रोटीन पार्ट इज अ मेटल आयन यू विल से दिस इज अ कोफैक्टर। और अगर आपके पास वो नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल NADH या फिर FAD, जो कि नॉर्मली हमारे पास जो है वो क्रेब्स साइकिल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंजाइम्स के कोफैक्टर्स के तौर पे एक्ट करते हैं, तो इन कोफैक्टर्स को आप कहेंगे कि दीज आर एक्चुअली द कोएंजाइम। तो कोफैक्टर और कोएंजाइम्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनकी नेचर का डिफरेंस है। बोथ आर द नॉन प्रोटीन पार्टनर्स ऑफ एंजाइम, लेकिन अगर नॉन प्रोटीन पार्टनर इज अ मेटल आयन तो आप कहेंगे दिस इज अ कोफैक्टर। यानी अगर आपके प्रोटीन को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन या इनमें से कोई और मेटल रिक्वायर्ड है तो दीज आर दी कोफैक्टर। लेकिन अगर उसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल अगर उसे विटामिन रिक्वायर्ड है अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो these vitamins and NAD and FAD they are normally coenzymes of the enzyme. So both are the non-protein partners. अब देयर आर सम कोफैक्टर और कोएंजाइम्स जो कि एंजाइम के साथ लूजली अटैच होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कोफैक्टर जो है ये कोफैक्टर ये एंजाइम के साथ बाइंड भी कर सकता है और एंजाइम से रिलीज भी हो सकता है। तो अगर आपका कोफैक्टर या कोएंजाइम इस एंजाइम के साथ लूजली अटैच है विच मींस कि इट कैन रिवर्सिबली अटैच एंड डीअटैच फ्रॉम द एंजाइम, तो आप इसको सिंपली कोफैक्टर या कोएंजाइम कहेंगे। लेकिन अगर आपका जो कोफैक्टर या कोएंजाइम इस प्रोटीन पार्ट के साथ कोवलेंटली अटैच हो जाए, यानी वो कभी भी इससे डिसोसिएट ना हो, तो तब आप इसे कोफैक्टर या कोएंजाइम की बजाय प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। दे आर कोवलेंटली अटैच्ड टू द प्रोटीन। सो सिंपली ये टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए कि प्रोटीन पार्ट इज एपोएंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट में भी कोफैक्टर, कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोफैक्टर क्या है कि इफ नॉन प्रोटीन पार्ट इज अ मेटल आयन इट इज कोफैक्टर, if non-protein part is a organic or metallo-organic compound it is coenzyme, and a prosthetic group is simple a term जो कि आप coenzyme या metal ion दोनों को assign कर सकते हो अगर वो enzyme के साथ covalently bound है। So a covalently bound coenzyme or a metal ion is simply called as prosthetic group। और एंजाइम के ये जो दोनों पार्ट्स हैं जिसमें आपके पास एपो एंजाइम और उसका नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों को अगर आप कलेक्टिवली देखें तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज अ होलो एंजाइम व्हिच इज अ कंप्लीट एंजाइम। यानी एंजाइम अपने नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ जब हम उसको साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व करें तो तब हम कहेंगे कि दिस इज अ होलो एंजाइम जो कि अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो इसके बाद आपके पास कुछ कैटेगरीज हैं, लाइक बुक में दो टेबल्स की फॉर्म में इन कोएंजाइम्स और कोफैक्टर्स की कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। तो आप लोग इनमें से कोई एक आधे एग्जांपल जो है वो फॉर एग्जांपल से देख लें। फॉर एग्जांपल आप इसमें से कॉपर, मैग्नीशियम या मैग्नीज, इसी तरह से आपकी मर्जी है कि आप कोई से दो या तीन एग्जांपल जो है वो कोफैक्टर की देख लें और सिमिलरली कोएंजाइम्स की भी आप 2 to 3 एग्जांपल देख लें। इनकी इतनी ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि जब आप नेक्स्ट बायोकेमिस्ट्री 2 पढ़ेंगे वहां पे आप डिफरेंट मेटाबॉलिक एंजाइम्स और उनके पाथवेज को जब डिस्कस करेंगे तो उधर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कौन सा एंजाइम किस को फैक्टर या किस को एंजाइम को यूज करता है इन ऑर्डर टू परफॉर्म इट्स फंक्शन।
तो कुछ हद तक इसका आइडिया आपको अभी तक हो जाएगा इन एग्जांपल्स को देख के, और बाकी आप इन डिटेल वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को या कोई कंफ्यूजन? ये जनरल टर्म्स है जो कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इट इज एंजाइम क्लासिफिकेशन, जिसमें हम एंजाइम्स को जो है वो 6 डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड करेंगे। आप लोगों की जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वो भी इस क्लासिफिकेशन से रिलेट करती है, तो कोशिश कीजिएगा कि इस क्लासिफिकेशन को आप लोग ध्यान से जो है वो अंडरस्टैंड कर लें। तो नॉर्मली अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स को क्लासिफाई करने के लिए जो प्रीवियस डेज थे वो आप ट्राइबल मेथड्स को अगर देखें तो उसमें एक कॉमन मेथड ये था कि बाय लुकिंग एट द सबस्ट्रेट ऑफ एंजाइम आप एंजाइम को क्लासिफाई कर देते थे। फॉर एग्जांपल वो किस सबस्ट्रेट को यूज कर रहा है उस बेस पे उस एंजाइम के एंड पे आप सुफिक्स एज ऐड कर देते थे और उस एंजाइम को नेम दे देते थे। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज एन एंजाइम जो कि यूरिया को एज अ सबस्ट्रेट यूज कर रहा है तो एंजाइम विल बी यूरियस। अगर आपके पास एंजाइम है जो कि लैक्टोज को एज अ सबस्ट्रेट यूज कर रहा है तो एंजाइम विल बी लैक्टेज। यानी एक मेथड आपके पास एंजाइम्स को क्लासिफाई करने का था कि आप उसकी सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई कर देते थे, और एंजाइम के एंड में एंजाइम का जो सबस्ट्रेट है उसके नेम के एंड के ऊपर अगर आप एज की सुफिक्स ऐड करते थे तो इट इज द नेम ऑफ दैट एंजाइम। तो इसके अलावा एक और कॉमन मेथड ये भी था कि एंजाइम को उसकी नेचर की बेस पे क्लासिफाई कर दिया जाता था। फॉर एग्जांपल अगर आप जो मेटाबॉलिक एंजाइम है, ऐसे एंजाइम जो कि डाइजेशन के लिए यूज होते हैं, उन एंजाइम्स को देखें तो वहां पे ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये सारी जो क्लासिफिकेशन थी ये उनकी सोर्स की बेस पे थी कि ये डाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व है या सबसे पहले जो है ये कहाँ पे किस प्रोसेस के साथ इन्हें आइडेंटिफाई किया गया, उसकी बेस पे इन्हें हम क्लासिफाई कर देते थे। लेकिन ये क्लासिफिकेशन को इतनी जो है वो आप इसे कह लें कि स्पेसिफिक नहीं है, ये एक जेनरिक क्लासिफिकेशन है। और इस क्लासिफिकेशन की जस्ट लाइक द अदर क्लासिफिकेशन ऑफ सम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें भी नॉन स्पेसिफिसिटी आ सकती है। यानी आपके पास एक एंजाइम जो है उसको मल्टीपल नेम्स भी असाइन हो सकते हैं, या आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि एक एंजाइम या डिफरेंट एंजाइम्स जो है वो ऐसे हों जिनके सेम नेम्स हो। तो इस चीज को जो है वो मिनिमाइज करने के लिए, बिकॉज देर आर मल्टीपल एंजाइम्स जिनका कैटालिटिक मैकेनिज्म सेम है, देर आर मल्टीपल एंजाइम्स जो कि हाइड्रोलिसिस करवाते हैं प्रोडक्ट के, तो सिंपली आप उनकी जो सबस्ट्रेट है उसको देख के या उनके सोर्स को देख के उन्हें क्लासीफाई नहीं कर सकते, बल्कि देर इज अ मीनिंगफुल वे ऑफ क्लासीफाइंग दैम, जिसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मोलेकुलर बायोलॉजी ने इंट्रोड्यूस कराया है। तो इस यूनियन ने, ये जो बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की यूनियन है, इंटरनेशनल यूनियन है, इसने एंजाइम को 6 डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। और फर्दर जो आपके पास एंजाइम्स हैं, बिकॉज वी ऑल नो कि एंजाइम सिर्फ 6 डिफरेंट टाइप्स के नहीं है, या आप सिंपली कह लें कि 6 डिफरेंट एंजाइम्स नोन नहीं है, बल्कि आपके पास देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स। सो हर क्लास को फर्दर सब क्लास के अंदर भी डिवाइड किया गया। सो ओवरऑल आपके पास जो मेजर क्लासेस हैं दीज आर द 6 क्लासेस, और इसके अंदर वी हैव सब क्लासेस जिसमें एंजाइम्स को सब क्लासिफाई किया गया। तो ये जो 6 ग्रुप्स हैं, ये जो 6 डिफरेंट क्लासेस हैं, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। यानी अगर आप किसी एंजाइम को ऑक्सीडो रिडक्टेज कैटेगरी में डिवाइड करते हैं तो पूरी दुनिया में जितने साइंटिस्ट हैं दे नो कि ऑक्सीडो रिडक्टेज का क्या फंक्शन है, तो उस एंजाइम को इस डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरना चाहिए। यानी ये जो यूनियन है इसने इन एंजाइम्स को इन 6 क्लासेस के अंदर जो है वो डिवाइड किया है, और हर क्लास की एक स्पेशलिटी है। अगर तो एंजाइम उस स्पेशलिटी पर पूरा उतरता है तो आप उसको उस क्लास में जो है वो डिवाइड कर देते हो। सो इस क्लासिफिकेशन को अगर हम इन डिटेल डिस्कस करें विच आर द 6 मेजर क्लासेस, तो पहली क्लास है हमारे पास ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। जैसे कि यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि दीज आर द एंजाइम्स जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटेलाइज कराएंगे। कभी भी जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं ये इंडिपेंडेंटली नहीं हो रहे होते, बल्कि ये साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस जिसमें आपकी एक स्पीशीज जो है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकती है या फिर ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर सकती है। इसी तरह से हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को डिफाइन करते हैं ना कि देयर आर द 3 डिफरेंट वेज। एक स्पीशी अगर अपना हाइड्रोजन
या इलेक्ट्रॉन रिलीज करें या उसमें ऑक्सीजन इनकॉर्पोरेट हो जाए, तो आप कहेंगे कि दिस इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। सिमिलरली अगर आपके पास जो है वो एक दूसरी स्पीशी है जो कि हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे और उसमें से ऑक्सीजन रिलीज हो, तो आप कहेंगे कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। तो ओवरऑल हमारे पास जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस है ये इंडिपेंडेंटली नहीं हो रहा होता, बल्कि ये साइमल्टेनियसली हो रहा होता है। यानी कोई भी स्पीशी अपने इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन को तब तक रिलीज नहीं करती जब तक उसके साथ कोई दूसरी स्पीशी प्रेजेंट ना हो जो कि उन्हें एक्सेप्ट करे। सो हमेशा दीज रिएक्शंस आर कपल्ड, यानी कोई स्पीशी तब तक ऑक्सीडाइज नहीं होगी जब तक उसके नेबर में कोई दूसरी स्पीशी रिड्यूस ना हो। तो ऐसे एंजाइम जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटेलाइज कराएंगे, यानी एक स्पीशी से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को लेके उसे दूसरी स्पीशी में ट्रांसफर करेंगे, या एक स्पीशी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिमूव करा के उसे दूसरी स्पीशी में ट्रांसफर करेंगे, तो इन एंजाइम्स को हम इस कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ऑक्सीडो रिडक्टेजेस का आइडिया हो रहा है आप लोगों को कि ये किस किस्म के एंजाइम्स हैं? हो रहे हैं सब लोग? हाँ जी, ये कौन बोला है अभी? मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऑक्सीडो रिडक्टेजेस पहली पहली क्लास है एंजाइम। नो मैम। तो इस ऑक्सीडो रिडक्टेज को अगर अब हम डिटेल में देखें तो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस वो क्लास है एंजाइम की जिसमें आपके पास ऐसे एंजाइम इंक्लूड होंगे जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को कैटेलाइज करा रहे हैं। यानी इनके पास जो है वो दो तरह के सबस्ट्रेट होंगे। एक सबस्ट्रेट को हम कह सकते हैं कि इट विल बी इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगी, और दूसरी स्पीशी विल बी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्योंकि आपके पास ये दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली होने हैं, तो ऑब्वियसली कोई ऐसी स्पीशी भी रिक्वायर्ड है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो, जिसके पास हाइड्रोजन हो, और दूसरी स्पीशी ऐसी रिक्वायर्ड है विच हैज द पोटेंशियल टू एक्सेप्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन एटम। तो आपके पास डोनर और एक्सेप्टर दो तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे, और ये जो एंजाइम्स हैं ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ये क्या करेंगे, डोनर से हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन्स को पिक करेंगे और उन्हें एक्सेप्टर को ट्रांसफर कर देंगे। यानी सिंपली इन एंजाइम्स का फंक्शन क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन अ डोनर एंड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लिखी है, सुक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। So normally जो dehydrogenases हैं, these are the enzymes which belong to the category of oxidoreductases, because अगर हम इनके रिएक्शन को देखें तो इनके रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों किस्म के रिएक्शन जो हैं वो साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने जो सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम डिस्कस कर रही हूँ, इस एंजाइम को अगर आप देखें तो दिस एंजाइम इज अ मेजर एंजाइम ऑफ टीसीए साइकिल, जो कि टीसीए साइकिल के अंदर सुक्सिनेट को फ्यूमारेट के अंदर कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे सुक्सिनेट इज अ स्पीशी जो कि ऑक्सीडाइज होगी। ऑक्सीडाइज क्यों होगी? क्योंकि ये अपने हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगी, और दूसरी तरफ आपके पास जो स्पीशी है इट इज फ्यूमारेट, जो कि यहाँ पे फाइनली ऑक्सीडेशन के बाद प्रोड्यूस होगी। तो सेकंड स्पीशी जो कि यहाँ पे एज अ एक्सेप्टर एक्ट करेगी, जो कि इस सुक्सिनेट से रिलीज होने वाले हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन्स को पिक करेगी, और एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो एक स्पीशी ऐसी है जो कि पहले आपके पास यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो ये रिड्यूस फॉर्म में है, और एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी। और दूसरी तरफ आपके पास एक ऐसी स्पीशी प्रेजेंट है जो कि प्रीवियसली ऑक्सीडाइज थी, लेकिन एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो रिड्यूस हो जाएगी। यानी साइमल्टेनियसली जो दोनों ग्रुप्स थे उन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉन्स या हाइड्रोजन को एक्सचेंज किया है। अब अगर यहाँ पे हम सुक्सिनेट के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो सुक्सिनेट में आप देख सकते हैं कि देयर आर द टू हाइड्रोजन एटम्स जो कि फ्यूमारेट में मिसिंग है। यानी सुक्सिनेट ने इन दो हाइड्रोजन एटम्स को रिलीज किया और इन दो हाइड्रोजन एटम्स को डोनेट कर दिया एफएडी को, और एफएडी को कन्वर्ट कर दिया इनटू दी एफएडीएच2।
नॉर्मली दिस इज नॉट FAD, इट इज FADH2। इस मिस्टेक को देख लीजिएगा, ये आपने एग्जाम्पल की जब कोड करनी है तो यहाँ पे FADH नहीं होना चाहिए बल्कि FADH2 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि जो सुक्सीनेट दो हाइड्रोजन एटम्स रिलीज करेगा, एंड वी नो कि ऑक्सीडेशन की एक डेफिनेशन ये भी है कि व्हेन एवर एनी स्पीशी रिमूव हाइड्रोजन, तो हम कहेंगे कि ये ऑक्सीडाइज हो रही है। और दूसरी तरफ अगर आपके पास कोई दूसरी स्पीशी ऐसी है जो कि उन हाइड्रोजन एटम्स को एक्सेप्ट करे, इट मीन्स के वो रिड्यूस हो रही है। तो ये वो स्पीशी है जो कि पहले रिड्यूस फॉर्म में थी और अब यहाँ पे आके, सॉरी यहाँ पे इस तरह से ना, ये कि ये वो स्पीशी है जो कि पहले रिड्यूस फॉर्म में थी और एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये ऑक्सीडाइज हो गई है, बिकॉज यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम्स प्रीवियसली प्रेजेंट थे, अब वो हाइड्रोजन एटम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। सो देयर इज अ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इन कन्वर्जन ऑफ succinate to fumarate. So succinate is a reduced form and fumarate is oxidized form. लेकिन जो हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं इसकी ऑक्सीडेशन के दौरान, वो हाइड्रोजन एटम कहीं पे वेस्ट नहीं हो रहे, बल्कि साइमल्टेनियसली देयर इज अ स्पीशी जो कि पहले अपनी ऑक्सीडाइज फॉर्म में प्रेजेंट थी, यानी उसके अंदर किसी किस्म के कोई हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं थे, और एट द एंड ऑफ रिएक्शन उसने दो हाइड्रोजन एटम्स को जो कि सुक्सीनेट में से रिलीज हो रहे थे, उन हाइड्रोजन एटम्स को पिक किया और ये रिड्यूस हो गई। यानी ये स्पीशी प्रीवियसली ऑक्सीडाइज फॉर्म में थी और अब ये रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। सो ओवरऑल जो हमने डेफिनेशन पीछे डिजाइन की थी, जो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस की क्लासिफिकेशन में हमने एक चीज कही थी कि दीज आर द एंजाइम्स जो के बायोकेमिकल पाथवेज के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं, यानी एक स्पीशी को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और दूसरी स्पीशी को रिड्यूस कर देते हैं। इट मीन्स कि ये एंजाइम इस डेफिनेशन पे पूरा उतर रहे हैं। तो जितने भी डीहाइड्रोजिनेजेस हमारे पास होंगे मेटाबॉलिक पाथवेज में, उन डीहाइड्रोजिनेजेस को हम ऑक्सीडो रिडक्टेजेस की कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, यहाँ पे उनको क्लासिफाई करेंगे। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ओके, सो डीहाइड्रोजिनेजेस के अलावा भी अगर आप किसी जगह किसी एंजाइम को देखते हैं कि वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व है, या एक स्पीशी को रिड्यूस और दूसरी को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो आप उसको इसी क्लास में जो है वो डिवाइड आगे क्लासिफाई करोगे। यानी आप सिंपली कहोगे कि दिस एंजाइम बिलोंग टू द क्लास ऑफ ऑक्सीडो रिडक्टेज, और उसकी रीजन क्या है, बिकॉज इट इज कैटलाइजिंग एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और जो एंजाइम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को कैटलाइज कराते हैं, उन्हें हम इस क्लास के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। सो इसमें आपने सुक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज की एग्जांपल दे दी। इसके अलावा आपके पास देयर आर सम मेटाबॉलिक एंजाइम्स जो कि NAD की बजाय, सॉरी FAD की बजाय NAD को एज एन इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर के तौर पे यूज करते हैं। यानी आपके पास जो है वो देयर आर सम डीहाइड्रोजिनेजेस जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटलाइज कराते हैं, लेकिन जिन इलेक्ट्रॉन्स या जिन हाइड्रोजन को ये एक स्पीशी में से रिमूव करते हैं, उस हाइड्रोजन को पिक करने के लिए आपके पास एक हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर है, एंड द नेम ऑफ दिस एक्सेप्टर इज FAD। तो जब तक एंजाइम के पास FAD अवेलेबल नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं हो सकता। देयर आर सम एंजाइम्स जो कि FAD की बजाय NAD प्लस को यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी रिएक्शन उसी किस्म का ही हो रहा है। लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज को अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे भी आपकी स्पीशी की ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी इसमें जो दो हाइड्रोजन एटम प्रीवियसली प्रेजेंट थे, एट द एंड आप ऑब्जर्व करें कि वो यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। सेकेंड कार्बन एटम जो है उसने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन की हुई है, यानी ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है और सिमिलरली ये जो हाइड्रोजन एटम है, ये यहाँ से रिलीज हो चुके हैं। इट मीन्स कि आपके पास जो लैक्टेट है इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो चुके हैं। और जो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हुए हैं उसमें से एक हाइड्रोजन NAD प्लस ने एक्सेप्ट कर लिया, और दूसरा जो हाइड्रोजन का प्रोटॉन है नॉर्मली, ये हाइड्राइड आयन को एक्सेप्ट करेगा। यानी ओवरऑल आपके पास एक हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन प्रेजेंट होगा ना। लाइक अगर इस रिएक्शन को हम इन डिटेल देखें यहाँ पे, तो इधर आप ये चीज देख सकते हैं कि ये आपकी स्पीशी है जो कि एक्ट करेगी एज अ डोनर, बिकॉज ये अपने इलेक्ट्रॉन्स या अपने हाइड्रोजन को रिलीज करेगी, एंड दिस इज द स्पीशी व्हिच विल एक्ट एज द एक्सेप्टर। NAD प्लस एक एक्सेप्टर है, बिकॉज ये यहाँ से जो हाइड्रोजन रिलीज होंगे उनको एक्सेप्ट करेगी। सो इधर आप देख सकते हैं कि आपके पास टोटल दो हाइड्रोजन एटम्स रिलीज हो रहे हैं। एक हाइड्रोजन एटम में यू हैव वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन, वन इलेक्ट्रॉन प्लस वन प्रोटॉन। अगर आपके पास दो हाइड्रोजन एटम्स रिलीज हो रहे हैं
It means कि it is a combination of 2 electrons and 2 protons. So जो NAD है ये क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है इन दी फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आयन। यानी अगर आपके पास एक हाइड्रोजन में नॉर्मली एक इलेक्ट्रॉन एडिशनल प्रेजेंट होगा तो इट विल बी हाइड्राइड आयन। ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन को अपने स्ट्रक्चर के अंदर इनकॉर्पोरेट करा देता है और जो सेकंड प्रोटॉन है उसको मीडियम में रिलीज कर देता है। सो NADH इज बेसिकली अ हाइड्राइड आयन एक्सेप्टर। बच्चों ये पॉइंट क्लियर हुआ है आपको? मैम Yes, ma'am. मैम ये बायो एनर्जेटिक्स में NADH को के साथ प्रोटॉन क्यों लिखते हैं? ये प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते NADH मॉलिक्यूल? प्रोटॉन क्यों लिखते हैं मैं इसी बात की तरफ आ रही हूँ। एक मिनट में देखिए स्लाइड में ये पॉइंट मैंने ऐड किया है या नहीं, अदरवाइज ये मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास देयर आर सम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो कि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ लाइक आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ भी जब मूव करोगे या उसको भी जब डिस्कस करोगे तो ऐसे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी प्रेजेंट हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को अकेले पिक नहीं करते, यानी इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उन्हें प्रोटॉन भी रिक्वायर्ड होता है, प्रोटॉन भी पिक करते हैं। तो अगर आप कंपेयर करो FAD और NADH के स्ट्रक्चर को, ये स्लाइड्स में आप लोगों के सामने शो करते पहले। अगर आप यहाँ पे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NAD+, ठीक है, या ये NAD भी हो सकता है या NADP भी हो सकता है। तो आप ये देख सकते हो कि जितने भी जो डीहाइड्रोजिनेजेस है नॉर्मली वो आपके जो सबस्ट्रेट है उसमें से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को रिमूव कराते हैं। लाइक यहाँ पे जो अभी थोड़ी देर पहले हमने 2 एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं जिसमें एक लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज है और इससे पहले हमने डिस्कस किया है सुक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। ये दोनों वो एंजाइम्स हैं जो कि मेटाबॉलिक पाथवेज के अंदर यूज हो रहे हैं। तो जितने भी डीहाइड्रोजिनेजेस मेटाबॉलिक पाथवेज के अंदर यूज होते हैं हमेशा ये आपकी जो एक सबस्ट्रेट है उसमें से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को रिमूव कराते हैं, यानी 2 हाइड्रोजन एटम्स को रिलीज कराते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि देयर इज अ रिलीज ऑफ अ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल में भी आप इसी चीज को देखोगे कि आपके पास एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो रही है, यानी एक एटम यहाँ से और दूसरा एटम यहाँ से। अब आपके पास जो नेक्स्ट आगे हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर्स हैं उसमें एक तरफ NAD+ है और दूसरी तरफ FAD। इन दोनों की जो एबिलिटीज हैं टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन वो डिफरेंट है एक दूसरे से। किस तरह से डिफरेंट है? लाइक अगर आप NAD+ की बात करते हो तो NAD+ के केस में आपके पास एक दफा जब मीडियम से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिलीज हो गई और जैसे मैंने अभी आप लोगों से कहा है कि अगर एक हाइड्रोजन एटम रिलीज होगा तो इट मीन्स के वन हाइड्रोजन एटम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। लेकिन अगर आपके पास किसी सबस्ट्रेट में से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज सिंपली H2 जिसमें आपके पास 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, इट मींस यू हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स। तो आपके पास यहाँ पे जो NAD है, NAD की अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें, इसकी ये नियासिन रिंग देखें तो इट कैन एक्सेप्ट ओनली अ हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन किसे कहते हैं कि आपके पास जो हाइड्रोजन एटम है उसमें इक्वल पोटेंशियल है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकती है और इलेक्ट्रॉन को पिक भी कर सकती है। तो अगर आपका कोई एक हाइड्रोजन एटम जिसमें प्रीवियसली एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन प्रेजेंट थे वो एक एडिशनल जो इलेक्ट्रॉन है उसे अगर पिक कर ले, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है जिसमें यू हैव 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। तो अगर ये मजीद एक इलेक्ट्रॉन को पिक कर ले और इसे अपने स्ट्रक्चर में इनकॉर्पोरेट कर ले तो आप कहेंगे कि अब ओवरऑल इस हाइड्रोजन के ऊपर प्रीवियसली 0 चार्ज था, लेकिन जब इसने मीडियम से एक और इलेक्ट्रॉन को पिक कर लिया तो इस पे ओवरऑल चार्ज आ गया -1 का। सो इस फॉर्म को आप कहते हो हाइड्राइड आयन। सो हाइड्राइड आयन के अंदर बेसिकली यू हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 प्रोटॉन, ठीक है। दिस इज द फॉर्म जिसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन और इसके साथ साथ एक प्रोटॉन अवेलेबल है। तो जो आपके पास यहाँ पे NAD+ है, NAD+ के स्ट्रक्चर को अगर आप ऑब्जर्व करो तो बेशक ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को रिमूव कराने के बाद इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स अवेलेबल हैं, लेकिन उन 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स में से ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक प्रोटॉन को अपने स्ट्रक्चर के अंदर इनकॉर्पोरेट कराता है, विच मीन्स कि ये हाइड्राइड आयन को एक्सेप्ट करता है और बाकी जो रिमेनिंग एक प्रोटॉन है उसे मीडियम में रिलीज कर देता है। दैट्स वाई जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं उनमें हमेशा NADH के साथ एक प्रोटॉन लिखा जाता है, H+ का साइन लिखा जाता है,
विच इज एन इंडिकेशन कि आल्दो इसने एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को रिमूव कराया, लेकिन उस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में से एक प्रोटॉन इसने अपने स्ट्रक्चर में इनकॉर्पोरेट नहीं किया बल्कि इसे मीडियम में रिलीज करा दिया। सो ये जो आपके पास NAD+ है, दिस इज एन एक्सेप्टर ऑफ हाइड्राइड आयन। जबकि दूसरी तरफ अगर आप FAD की बात करो, ये FAD का स्ट्रक्चर है, दिस वन। इस स्ट्रक्चर को ज्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं, बेसिकली जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ उसे देखें। तो अगर आप FAD के स्ट्रक्चर को देखें तो FAD जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स को ही एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन ये जो एक्सेप्टेंस है इसकी, ये 2 डिफरेंट सीक्वेंसेस में होगी। लाइक पहले स्टेप के अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन को इन कॉम्बिनेशन विद द प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और अपनी पार्शली रिड्यूस फॉर्म यानी FADH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और सेकंड स्टेप के अंदर ये दोबारा से एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके अपनी फुली रिड्यूस फॉर्म में चला जाएगा। यानी ओवरऑल एज अ होल अगर हमारे पास जो डीहाइड्रोजिनेसिस है उन्होंने एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को रिमूव कराया है जिसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, तो उस FAD मॉलिक्यूल ने इन दोनों प्रोटॉन्स और दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया और उन्हें अपने स्ट्रक्चर के अंदर इनकॉर्पोरेट किया। इट मींस कि जो FAD है इसको हम हमेशा FADH2 लिखेंगे, बिकॉज इसने जो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं उनको कंप्लीटली अपने स्ट्रक्चर के अंदर इनकॉर्पोरेट किया। जबकि इसके अलावा जो NADH है इसको जब हम लिखते हैं तो इसमें हम हमेशा NADH, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि FAD को हमेशा आप FADH2 या FADH लिखोगे क्योंकि ये एक हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन को अपने स्ट्रक्चर के अंदर इनकॉर्पोरेट करा सकता है। जबकि आपके पास जो NAD+ मॉलिक्यूल है, चूंकि ये एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट ही नहीं करता, उसे मीडियम में रिलीज कर देता है, इसलिए हमेशा इसके साथ जो बायोलॉजिकल रिएक्शन है उनमें प्रोटॉन्स को भी लिखा जाता है। क्लियर है बच्चों, ये पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ जी बताएं ताकि नेक्स्ट मूव करें। जी मैम। ओके, तो इन दोनों जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं या जो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर्स हैं, इनकी नेचर में सिर्फ इसी चीज का डिफरेंस है कि वन कैन एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम कंप्लीटली और दूसरी तरफ आपके पास जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर है, इट कैन एक्सेप्ट ओनली अ हाइड्राइड आयन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को पिक करेगा, उसे स्ट्रक्चर में इनकॉर्पोरेट करेगा एंड द सेकंड प्रोटॉन विल बी रिलीज्ड इनटू द मीडियम। तो ये तो आपकी होगी फर्स्ट क्लास ऑक्सीडो रिडक्टेसेस। इसके बाद जो सेकंड क्लास है आपके पास, इट इज ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेजेस में आप उन एंजाइम्स को रखोगे जो कि सिंपली किसी फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करा रहा है बिटवीन अ डोनर टू एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। यानी यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन था वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन था, लेकिन इसके अलावा अगर आप ऑब्जर्व करो तो ट्रांसफेरेजेस में सारे के सारे वो एंजाइम्स आ जाएंगे जो कि 2 ग्रुप्स के दरमियान सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करवाते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आइसोमेरेजेस को भी डिस्कस कर सकते हो। आइसोमेरेजेस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि फंक्शनल ग्रुप को ही ट्रांसफर करवाते हैं ना, लाइक अगर आपके पास जो है वो ग्लूकोज ने फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होना है तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों के अंदर वी हैव 6 कार्बन एटम, वी हैव 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन। तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है, 100% सेम है, लेकिन जब आप इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करते हो तो ग्लूकोज के केस में यू हैव द कार्बोनाइल ग्रुप एट कार्बन नंबर 1 और फ्रुक्टोज के केस में दिस कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 2। सो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन के अलावा इनके अंदर किसी किस्म का जो है वो कोई आप डिफरेंस फाइंड आउट नहीं करोगे। सो ऐसे एंजाइम्स जो कि आइसोमर्स को प्रोड्यूस करते हैं, दीज आर आल्सो द ट्रांसफेरेजेस बिकॉज ये भी फंक्शनल ग्रुप्स को ही ट्रांसफर करवाते हैं। सिमिलरली काइनेजेस ऐसे एंजाइम है जो कि फॉस्फोराइल ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास जो एग्जांपल दी हुई है, दिस इज द ट्रांसफरेज एंजाइम, और ये किस ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है? फॉर एग्जांपल यू हैव अ ग्लूकोज। बच्चों अभी आप लोगों के सामने इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को लेके कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। हम लोग जब कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम ये चीज देखेंगे कि किस तरह से एक लीनियर स्ट्रक्चर को साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सिंपली अभी आप लोगों को फॉर द एग्जांपल इस रिएक्शन को देखना है, स्ट्रक्चर्स पे अभी आप लोग ना जाएं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करने के बाद आई विल एक्सपेक्ट कि आप लोग इन स्ट्रक्चर्स को इजीली ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड देयर इज एन एंजाइम हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। काइनेज ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि फॉस्फोराइल ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं, यानी आप इनको ट्रांसफरेज की कैटेगरी में रखोगे, लेकिन ये एक खास किस्म के ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे और वो ग्रुप कौन सा है? फॉस्फोराइल ग्रुप।
तो फॉस्फोराइल ग्रुप को ट्रांसफर करने के लिए ऑब्वियसली कोई ऐसी स्पीशी भी होनी चाहिए जिसमें फॉस्फोराइल ग्रुप प्रेजेंट है, वो अपना फॉस्फोराइल ग्रुप डोनेट कर सके, और एक ऐसी स्पीशी होनी चाहिए जो कि उस फॉस्फोराइल ग्रुप को एक्सेप्ट कर सके। सो काइनेसिस आर द एंजाइम जो कि एटीपी या किसी भी फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड को एज अ डोनर यूज करेंगे, यानी इससे फॉस्फोराइल ग्रुप को रिमूव करेंगे या इससे फॉस्फोराइल ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे टुवर्ड एन अदर स्पीशीज जिसको हम कहेंगे एक्सेप्टर। तो इस केस में आपके पास ग्लूकोज इज एन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल एंड एटीपी इज अ डोनर मॉलिक्यूल, और एंजाइम हेक्सोकाइनेज ने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर करना है, और वो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन सा है, फॉस्फेट। आप देख सकते हैं कि जो फॉस्फेट ग्रुप पहले एटीपी में प्रेजेंट था, इस हेक्सोकाइनेज ने उस फॉस्फोराइल ग्रुप को ग्लूकोज की 6 पोजीशन के ऊपर जाके अटैच करवा दिया। तो अल्टीमेटली आपके पास जो ग्लूकोज था ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में जहां पे भी आप किसी फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर होते हुए देखेंगे फ्रॉम अ डोनर मॉलिक्यूल टू एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, उन एंजाइम्स को आप कहेंगे कि दीज एंजाइम्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ ट्रांसफरेजेस। अब वो ट्रांसफरेजेस मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस ग्रुप को ट्रांसफर करवा रहे हैं। काइनेजेस ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि हमेशा फॉस्फोराइल ग्रुप को ट्रांसफर करवाएंगे। अमाइनो ट्रांसफरेजेस वो ग्रुप्स हैं जो कि हमेशा अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर कराएंगे। सिमिलरली एसिटाइल ट्रांसफरेजेस, असाइल ट्रांसफरेजेस हमेशा फैटी असाइल चेन्स को ट्रांसफर कराएंगे, एंड ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेजेस कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स को ट्रांसफर करेंगे। So they all are the transferases, लेकिन इनके अंदर जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट है कि काइनेसिस ने सिर्फ फॉस्फोराइल ग्रुप को ट्रांसफर कराना है, ये कार्बोहाइड्रेट को ट्रांसफर नहीं करा सकती। सिमिलरली ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेसेस फॉस्फोराइल ग्रुप को ट्रांसफर नहीं करा सकते, ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कराएंगे। सो ओवरऑल ये एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, लेकिन फर्दर इनको हमने सब क्लासिफाई किया हुआ है। तो जो मेजर क्लास है वो हमेशा इन सब एंजाइम्स के केस में ट्रांसफरेसेस ही रहे। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. जी मैम। सो जो दो क्लासेस हैं, एक ऑक्सीडो रिडक्टेसेस और सेकंड वन इज दी ट्रांसफेरेसेस, इनको हमने डिस्कस किया है, एंड द नेक्स्ट क्लास इज जो हमारे पास है, दिस इज, बच्चों स्लाइड्स शो हो रही हैं आपको? नो मैम। ओके, सो द थर्ड क्लास ऑफ एंजाइम इज हाइड्रोलेसिस। ऐसे सारे के सारे एंजाइम जो कि किसी बॉन्ड को ब्रेक करते हैं बाय यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल, उन्हें हम कहेंगे हाइड्रोलेसिस। लाइक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के दरमियान हमने के दौरान हमने ये चीज डिस्कस की थी कि जब एक अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, तो इनकी कंडेंसेशन के दौरान एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो ये वो बॉन्ड है जिसे बनाने के लिए हमें इन दो फंक्शनल ग्रुप में से वाटर को रिलीज किया था, यानी एलिमिनेशन हुई थी वाटर मॉलिक्यूल की। सो इफ वी वांट टू ब्रेक दिस बॉन्ड, तो ऑब्वियसली हमें वो वाटर मॉलिक्यूल रिटर्न करना है। जो वाटर मॉलिक्यूल बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान रिलीज हुआ था वो अब हमने वापस करना है, ताकि जो ग्रुप्स हैं वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ सके। तो देयर आर सर्टेन एंजाइम्स जो कि किसी बॉन्ड को ब्रेक तो करते हैं, लेकिन उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वो वाटर मॉलिक्यूल को भी यूज करते हैं। तो इन एंजाइम्स को हम हाइड्रोलेसिस की कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई करेंगे, और हाइड्रोलेसिस में ये सारे के सारे एंजाइम्स आ जाएंगे जो कि बायोमोलिक्यूल्स को हाइड्रोलाइज करते हैं, लाइक प्रोटीन को डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स को डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स, सिमिलरली लिपिड्स को डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स, ये सारे के सारे एंजाइम्स हैं ये हाइड्रोलेज की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इन सब बायोमोलिक्यूल्स की सिंथेसिस के दौरान वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है या एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं। तो ये जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं दे विल बी क्लासिफाइड इनटू द हाइड्रोलेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देयर इज अ डायसैकेराइड लैक्टोज, और इसकी जो फॉर्मेशन है उसके दौरान एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ था। अब अगर आपने इस लैक्टोज को ब्रेक करना है, इसमें से ग्लूकोज और लैक्टोज को सेपरेट करना है, तो आपको वो वाटर मॉलिक्यूल जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन के दरमियान यूज हुआ था वो रिटर्न करना है, और ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और अपना OH ग्रुप जो है इसे अटैच करा देगा टुवर्ड दिस पोजीशन, और हाइड्रोजन को जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच करा देगा। तो अल्टीमेटली इस बॉन्ड को ब्रेक करना आपके लिए तब तक पॉसिबल नहीं होगा, एंजाइम के लिए तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल नहीं होगा। तो ऐसे सारे के सारे एंजाइम जो कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वाटर को यूज करते हैं या हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, इन सब एंजाइम्स को आप थर्ड क्लास में जो है वो कैटेगराइज करोगे कि दे बिलोंग टू द क्लास ऑफ हाइड्रोलेसिस।
फोर्थ वन आर दी लाइसिस। लाइसिस में आपके पास अब जो है वो यहाँ पे भी बॉन्ड की ब्रेकेज होगी, लेकिन यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल यूज नहीं होगा। तो ऐसे सारे के सारे एंजाइम्स जो कि कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, यानी कार्बन का जो है वो किसी भी दूसरे ग्रुप के साथ बॉन्ड ब्रेक करेंगे, और बॉन्ड ब्रेकेज के बाद वो इस पोजीशन पे या तो डबल बॉन्ड प्रोड्यूस कर देंगे या फिर वहां पे कोई और किस्म का ग्रुप अटैच करा देंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपके पास एक एंजाइम है एल्डोलेज, जो कि ग्लाइकोलिसिस में यूज होता है। ग्लाइकोलिसिस में जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, इसकी क्लीवेज होती है इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये जो क्लीवेज रिएक्शन है ये बिटवीन कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 हो रहा है। यानी अगर यहाँ से आप नंबरिंग स्टार्ट करते हो तो दिस इज कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। एल्डोलेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसे ब्रेक करता है। लेकिन बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो ग्रुप है, ये जो कार्बन एटम है, इसने एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर ली। यानी प्रीवियसली यहाँ पे जो कार्बन एटम था उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं था, लेकिन जैसे ही ये कार्बन और कार्बन बॉन्ड ब्रेक हुआ तो बॉन्ड ब्रेकेज के बाद आपने ये चीज ऑब्जर्व की कि इस कार्बन एटम ने अपना जो हाई एनर्जी बॉन्ड है उसे ब्रेक करने के बाद यहाँ पे जो ऑक्सीजन थी उसके साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर ली है, और जो हाइड्रोजन यहाँ पे प्रीवियसली ऑक्सीजन के साथ अटैच था उसे रिलीज कर दी, और ये हाइड्रोजन जाके इस कार्बन के साथ अटैच हो गया, बिकॉज अल्टीमेटली इसकी वैलेंसी को भी पूरा करना है। तो आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जो थर्ड कार्बन एटम है, जिसमें पहले आपके पास जो है वो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट था, अब उसमें 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप होगा और ये इस स्टेज में आ जाएगा CH2OH। और जो ये वाला कार्बन एटम है, यहाँ पे जो पहले ये हाइड्रोजन एटम अटैच था ये रिलीज हो जाएगा, और ये कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। तो अल्टीमेटली हमने यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व की है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और इस बॉन्ड की ब्रेकेज के बाद जो हमारे पास पीछे ग्रुप बचा है उसमें एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो गया। यानी प्रीवियसली हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन जैसे ही कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो उसके बाद देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। जी रहमत। मैम जैन को क्या पता जाके फॉस्फेट और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्यों ब्रेक नहीं करता? आप ये स्पेसिफिक भी है मगर ये तो पहचान नहीं कर सकते ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, इनके दरमियान बॉन्ड ब्रेक करनी है। अब अगर कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो वो जाके भी बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक करते? फॉस्फेट और डेफिनेटली, ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक। डेफिनेटली आप ये जो यहाँ पे पॉइंट कह रहे हो ना कि इंसान को किस तरह से पता चलता है, नॉर्मली यहाँ पे अगर आप ग्लाइकोलिसिस का पाथवे देखोगे ना तो ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास पहले जो है रिएक्शन जो स्टार्ट होता है वो ग्लूकोज से स्टार्ट होता है, और ग्लूकोज में ये जो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है। सो व्हाई ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में क्यों कन्वर्ट हो रहा है? बिकॉज ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये फर्स्ट पोजीशन से जब सेकंड पोजीशन पे जाएगा तो ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये अपने से एडजेसेंट जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसे वीक कर देता है। दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। आप जब बायोकेमिस्ट्री 2 पढ़ेंगे और वहां पे जाके आप डिफरेंट बॉन्ड्स की सिंथेसिस और बॉन्ड की ब्रेकेज को ऑब्जर्व करोगे तो वहां पे ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इस कार्बोनाइल ग्रुप की इस सिग्निफिकेंस को हाईलाइट किया जाएगा कि जहां पे आपके पास जो है वो किसी कार्बन कार्बन बॉन्ड को आपने ब्रेक करना होता है तो नॉर्मली उसके आगे पीछे जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, यानी उसको स्ट्रक्चर को उसकी आइसोमेरिक फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है इसका ये पोटेंशियल है ये कि ये अपने से एडजेसेंट जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसके ऊपर जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है उसको ये फेवरेबल कर देता है। और ये किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग प्रॉपर्टी ऑफ दिस ग्रुप। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू कार्बन ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, अपनी तरफ विथड्रॉ कर लेता है, जिसकी वजह से इसके जो एडजेसेंट बॉन्ड्स हैं कार्बन के वो कंपैरेटिवली वीक हो जाते हैं। So there are some groups which are responsible to make a enzymatic attack on a particular carbon 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 oxygen or carbon nitrogen bond to a favorable attack. So ये जो enzymes हैं इनको काम करने से पहले ये groups भी अपना रोल प्ले करते हैं। मैम ये तो सिर्फ इसके केस में, अब कुछ एंजाइम वीक ग्रुप को छोड़ के जाके स्ट्रॉन्ग को टारगेट कर देते हैं, वो क्यों? वो इसलिए होता है बिकॉज देर आर सम एंजाइम्स जो कि थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल रिएक्शंस की तरफ प्रोसीड करते हैं। लाइक अगर आप आगे जाके एसिटाइल कोएंजाइम ए की जो क्लीवेज है उसका रिएक्शन देखो
तो हमारे पास कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं, कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं कि अगर उस बॉन्ड को ब्रेक किया जाए तो वो फेवरेबल होगा। फेवरेबल क्यों होगा? क्योंकि उसे ब्रेक करने से इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि वो आगे जाके एटीपी सिंथेसिस में यूज हो सकती है। ग्लाइकोलिसिस में ही मैम हमारे पास 2 स्टेप्स ऐसे हैं जहाँ मैम पे एंजाइम को क्या पता ये फेवरेबल है या नहीं है फेवरेबल, इससे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी इससे नहीं होगी? देखें, आपके पास जो एंजाइम है ना, एंजाइम्स नॉर्मली सबस्ट्रेट को जब डील करते हैं तो दे हैव एन एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, ठीक है? जिस किस्म का रिएक्शन उन्होंने कैटेलाइज करवाना है उसके साथ देयर इज एन एनर्जी बैरियर। अब जैसे मैंने आप लोगों से अभी कहा है कि देयर आर सम ग्रुप्स जिनकी हाइड्रोलिसिस की वजह से आपके पास सिग्निफिकेंटली एनर्जी रिलीज होती है। अब होता क्या है कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को ये जो है फॉस्फेट ग्रुप की एग्जांपल देके ये बात अगर बताने की कोशिश करती हूँ, तो देयर आर सम ग्रुप्स के वो अगर आपकी सबस्ट्रेट के अंदर इनकारपोरेट हो जाएं तो वो सबस्ट्रेट का जो एनर्जी लेवल है उसे इनहांस कर देते हैं। यानी अगर आप फॉस्फेट की बात करें या फॉस्फोराइलेशन की बात करें तो जो फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड्स हैं नॉर्मली उनका एनर्जी लेवल हाई होता है। सो हाई एनर्जी लेवल का मतलब क्या है कि उनके पास प्रीवियसली जो एनर्जी थी, जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती थी, by the incorporation of certain groups which may be the phosphate group or some other type of group जो कि thiol groups वगैरह भी हो सकते हैं। सो इनकी इनकॉर्पोरेशन की वजह से आपकी जो सबस्ट्रेट है उसका एनर्जी लेवल या उसकी जो एनर्जी पोटेंसी है वो इनहांस हो गई है। सो उस इन्हांसमेंट की वजह से अब आपका जो रिएक्शन है वो थर्मोडायनेमिकली फिजिबल हो जाएगा। सो एंजाइम जो है वो नॉर्मली उसी रिएक्शन को कैटेलाइज करा सकता था, लेकिन इन ग्रुप्स की पोजीशन को ऑल्टर करने की वजह से वो जो एनर्जी बैरियर था वो ऑलरेडी जो है वो रिड्यूस हो गया और एंजाइम जो है वो उस रिएक्शन को अब मोर फेवरेबली आगे लेके जा सकता है। सो एंजाइम अपना नॉर्मल रिएक्शन जिसके लिए वो स्पेसिफिक है उसी को कैटेलाइज करेगा, लेकिन ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं या इसके अलावा जो फॉस्फेट ग्रुप्स हैं और जो बाकी ग्रुप्स हैं इनकी इनकारपोरेशन की वजह से जो इंजाइमेटिक रिएक्शन है वो ज्यादा फिजिबल इसलिए हो जाता है बिकॉज ये उन सब्जेक्ट्स को जहाँ पे एंजाइम ने आके अटैक करना है उन ग्रुप्स को या उन पोजिशन को ज्यादा एक्सपोज कर देता है। उन्हें एक्टिव साइट की जो कैटालिटिक रेजिड्यूज हैं उनके सामने एक्सपोज कर देता है कि यहाँ पे अटैक जो है वो अब ज्यादा फेवरेबल है। नॉर्मल सिनेरियो में भी इंजाइम यहाँ पे अटैक कर सकता है, लेकिन उस अटैक के लिए इंजाइम को खुद से एनर्जी लगानी पड़ेगी। उसके लिए इंजाइम को जो है वो किसी सोर्स से एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, लेकिन इन ग्रुप्स की जो है वो रीअरेंजमेंट की वजह से इंजाइम को यहाँ पे एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये रिएक्शन फेवरेबल है। तो इंजाइम नॉर्मली एनर्जी कैलकुलेशंस के थ्रू जो है वो किसी रिएक्शन की फेवरेबिलिटी या उसकी नॉन फेवरेबल नेचर को जो है वो आइडेंटिफाई करता है। क्लियर है? जी मैम। ओके। तो नेक्स्ट आपके पास जो एंजाइम है हाइड्रोलेसिस और लाइएसिस, क्लियर है? द फिफ्थ यस मैम। क्लास इज आइसोमेरेज। यहाँ पे मैंने आप लोगों से पहले बात की थी कि हम लोग जो है वो नॉर्मली आइसोमेरेजेस को सब क्लासिफाई भी कर सकते हैं इनटू दी ट्रांसफरेजेस, बट स्टिल देयर इज एन अदर क्लास जिसमें हम इन एंजाइम्स को जो है वो सेपरेटली क्लासिफाई कर सकते हैं। ऐसे सारे के सारे एंजाइम्स जो कि फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन कार्बन टू एन अदर कार्बन, सॉरी फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू एन अदर सबस्ट्रेट। आपके पास जो फिफ्थ क्लास है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास ऐसा ट्रांसफर दोनों तरफ आपके पास जो ट्रांसफरेजेस हैं उनके अंदर भी ट्रांसफर रिएक्शन हो रहा है और दूसरी तरफ आपके पास जो आइसोमेरेजेस हैं उसमें भी ट्रांसफर रिएक्शन हो रहा है। लेकिन ये दोनों ट्रांसफर रिएक्शंस एक दूसरे से डिफरेंट किस तरह से हैं कि जो ट्रांसफरेजेस के अंदर ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस हैं उसके बाद हमारे पास आइसोमर्स प्रोड्यूस नहीं होते, बल्कि सिंपली जो एक ग्रुप है वो एक स्पीशी को छोड़ के दूसरी स्पीशी में इनकारपोरेट हो गया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फॉस्फोराइल ग्रुप था वो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ ट्रांसफर हो गया। लेकिन देयर आर सम ट्रांसफरेजेस जो कि स्पेसिफिकली आइसोमर्स को प्रोड्यूस करवाते हैं। दीज आर दी आइसोमेरेजेस। आपके पास अगर फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम कार्बन नंबर 1 टू कार्बन नंबर 2 या किसी भी कार्बन एटम में सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है, उस ट्रांसफर के बाद आप उन दोनों मॉलिक्यूल्स को जो कि ट्रांसफर से पहले और ट्रांसफर के बाद अवेलेबल हैं उनके नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यानी उसका जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लिखते हो तो उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं होता बल्कि सिर्फ उसके स्ट्रक्चर के अंदर चेंज होता है। तो आप कहोगे कि दिस इज एन आइसोमेरेज।
तो ट्रांसफरेजेस में आपने ओवरऑल हर किस्म के ग्रुप की बात करनी है, लेकिन जहां तक बात रही आइसोमेरेजेस की, तो आइसोमेरेजेस को आप इस 5th क्लास के अंदर जो है वो क्लासिफाई करोगे, बिकॉज ट्रांसफरेजेस के अंदर स्टिल देयर आर मल्टीपल एंजाइम्स जिनको हमने सब क्लासिफाई या एडजस्ट किया हुआ है। सो इस चीज को माइंड में रखते हुए आइसोमेरेजेस की जो है वो एक अलग क्लास जो है वो फिर डिजाइन कराई गई कि वो सारे के सारे ट्रांसफरेजेस जो कि फंक्शनल ग्रुप को इस तरह से ट्रांसफर करेंगे कि इस ट्रांसफर के बाद आपके पास आइसोमर्स जनरेट हों, उन्हें हम क्लास 5 में डिवाइड करेंगे एंड दिस क्लास विल बी आइसोमेरेज। सो बायोकेमिकल पाथवेज में आप मल्टीपल आइसोमेरेजेस को ऑब्जर्व करोगे, लाइक वन एग्जांपल इज ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमेरेज, जो कि जो 3 कार्बन शुगर्स हैं इनकी आइसोमेरिक फॉर्म्स को प्रोड्यूस कराती है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड दिस इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अगर आप इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखो तो दोनों के अंदर यू हैव 3 कार्बन एटम, दोनों के अंदर आपके पास जो है वो 6 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे अगर आप देखते हो लाइक C3 आपके पास जो है वो कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, सिमिलरली आपके पास यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट है हाइड्रोजन एटम्स, ऑक्सीजन और एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर इनका आप मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों शुगर्स का कैलकुलेट करते हो तो उसमें किसी किस्म का आप चेंज ऑब्जर्व नहीं करोगे। सिर्फ और आप यहाँ पे जो एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, दिस इज द डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। यानी एक तरफ आपके पास जो कार्बोनाइल ग्रुप है इट इज प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 1, ये एल्डिहाइड शुगर है, और दूसरी तरफ आपके पास जो कार्बोनाइल ग्रुप है इट इज प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 2, दिस इज द कीटो शुगर। तो दिस इंटर कन्वर्जन एक एल्डो शुगर को कीटो शुगर के अंदर या कीटो शुगर को एल्डो शुगर के अंदर इंटर कन्वर्ट करवाने वाला जो एंजाइम है, दिस एंजाइम इज एन आइसोमेरेज, जो कि सिर्फ आपके पास जो है वो इस ग्रुप को ट्रांसफर करवा रहा है फ्रॉम वन स्ट्रक्चर टू एन अदर स्ट्रक्चर। इसके अलावा आप यहाँ पे एक और पॉइंट जो ट्रांसफरेजेस से डिफरेंट ऑब्जर्व कर रहे हो वो ये है कि ट्रांसफरेजेस के अंदर हमेशा हमने 2 स्पीशीज को ऑब्जर्व किया, एक जो है वो डोनर स्पीशी थी और दूसरी जो है वो एक्सेप्टर स्पीशी थी, जबकि आइसोमेरेजेस के अंदर आप विद इन द स्ट्रक्चर, विद इन द सेम स्ट्रक्चर जो है वो इंटर कन्वर्जन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। यानी इसी स्ट्रक्चर के अगर सेकंड पोजीशन के ऊपर ये ग्रुप ट्रांसफर हो जाए और ये वाले जो ग्रुप्स हैं ये फर्स्ट के अंदर ट्रांसफर हो जाए, तो आपको किसी फॉरेन मीडियम की जरूरत नहीं है, किसी डोनर की जरूरत नहीं है, बल्कि जो आइसोमेरेसिस है ये इंटरनल रीअरेंजमेंट रिएक्शंस को कैटेलाइज कराते हैं, यानी विद इन द सेम स्ट्रक्चर जो ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन को चेंज करते हैं। सो दिस इज द की डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफरेजेस एंड आइसोमेरेसिस, कि ट्रांसफरेजेस में आपके पास एक डोनर और रिसेप्टर का होना जरूरी है, लेकिन ऐसे सारे के सारे ट्रांसफर रिएक्शन जो कि विद इन अ सेम मॉलिक्यूल हो रहे हों जिसमें किसी किस्म की जो सेकंड स्पीशी है वो इन्वॉल्व ना हो, उनको आप आइसोमेरेज की कैटेगरी में डिवाइड करोगे। फॉर एग्जांपल देयर इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेज एंड म्यूटेज। काइनेज को हम ट्रांसफरेज की कैटेगरी में रखते हैं बिकॉज वहां पे आपके पास जो फॉस्फोराइल ग्रुप है वो एक डोनर से एक्सेप्टर की तरफ आ रहा है, लेकिन म्यूटेसिस को हम आइसोमेरेज की कैटेगरी में रखते हैं बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जो फॉस्फेट ग्रुप है वो सिंपली विद इन अ सेम स्ट्रक्चर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। लाइक 3 फॉस्फोग्लिसरेट और 2 फॉस्फोग्लिसरेट को अगर आप ऑब्जर्व करो तो इसमें दोनों स्पीशीज के अंदर हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस फॉस्फेट ग्रुप ने उस स्ट्रक्चर के अंदर अपनी पोजीशन को चेंज किया। तो ट्रांसफरेजेस और आइसोमेरेजेस के अंदर इस पॉइंट को जो है वो माइंड में रखिएगा कि वहां पे 2 स्पीशीज, एक डोनर और एक एक्सेप्टर है, और उन दोनों के दरमियान ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे भी ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन हो रहा है, लेकिन ये ट्रांसफर विद इन द सिंगल मॉलिक्यूल हो रहा है, इसमें 2 स्पीशीज या डोनर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। क्लियर है बच्चों? जी मैम। जी रहमत। मैम इन हाइड्रोजन करने से को ट्रांसफरेज कैटेगरी में भी रख सकते हैं और इसको इससे हाइड्रोजन और दोबारा पूछें, आपकी आवाज कट रही थी। मैम जब हम हाइड्रोजन एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर होगा तो इससे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी होती है, और इस एंजाइम को हम ट्रांसफरेज की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। अब इन दोनों में से कौन सी वाली में रखेंगे, ऑक्सीडोर रिडक्टेज या? ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ये ट्रांसफर भी इसमें हो रहा है और इसमें हाइड्रोजन की भी शिफ्टिंग हो रही है, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे जो पीछे ऑक्सीडो रिडक्टेजेस थे उनको भी जब हमने क्लासिफाई किया था तो उसको भी इस बेस पे क्लासिफाई किया था कि एक अलग से डोनर स्पीशी होगी और एक एक्सेप्टर स्पीशी होगी, वो अपने इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन को दूसरी स्पीशी में ट्रांसफर करेगी, तो तब हम कहेंगे कि दीज आर ऑक्सीडो रिडक्टेजेस।
अगर आपके पास विद इन अ सेम स्पीशीज या एक ही सबस्ट्रेट के अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फॉस्फेट या किसी भी दूसरे ग्रुप का सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है एक कार्बन से दूसरे कार्बन में, तो इसमें दो डिफरेंट सबस्ट्रेट्स के दरमियान रिएक्शन नहीं हो रहा, ये एक ही कार्बन, एक ही जो आपकी सबस्ट्रेट है उसके अंदर ही रीअरेंजमेंट्स हो रही हैं। सो तब आप इसको एक अलग कैटेगरी में डिवाइड करोगे। सो यहाँ पे जो आपको पीछे ऑक्सीडो रिडक्टेजेस और ट्रांसफरेजेस बताए थे, उनसे ये क्लास जो है वो डिफरेंट हमने इसी बेस पे की है कि यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही स्पीशी है और उस स्पीशी के अंदर जो है वो ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस हो रहे हैं, तो इसको आप आइसोमेरेज की कैटेगरी में ही डिवाइड करोगे हमेशा। मैम एटीपीएज ट्रांसफरेज की कैटेगरी में आएंगे? क्या चीज? एटीपीएज एंजाइम। एटीपेज एंजाइम आपके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि एटीपी को हाइड्रोलाइज कर देते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि सम एटीपेज ऐसे होते हैं कि जो कि अपना फॉस्फोराइल ग्रुप जो है वो मीडियम के अंदर ही रिलीज कर देते हैं, लाइक एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उन्होंने प्रोड्यूस किया और उससे एनर्जी जो है रिलीज होने वाली एनर्जी को उन्होंने यूज कर लिया। तो अगर ये किसी किस्म के ग्रुप को ट्रांसफर नहीं कराते तो फिर हम इन्हें एटीपेज को जो है वो सिंपली ट्रांसफरेज नहीं कहेंगे। लेकिन देयर आर सम एंजाइम्स, देयर आर सम एटीपेजेस जो कि अपने इस हाइड्रोलिसिस को लिंक करते हैं विद द ट्रांसफर रिएक्शन। सो दे आर डिपेंड कि आपके पास जो है वो ट्रांसफर फाइनली एडीपी या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट किसी मीडियम या किसी सबस्ट्रेट के ऊपर हो रहा है या नहीं। तो अगर इनका ट्रांसफर नहीं होगा, सिंपली हाइड्रोलिसिस है, तो तब आप इसको सिंपली हाइड्रोलेज की कैटेगरी में डिवाइड करो यहाँ दिस वन। मैम एटीपीएज का काम है फॉस्फेट को जोड़ देना या इसको रिमूव करना ईडीपी से? एटीपेज हमारे पास जो लाइक माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन में एटीपी सिंथेज यूज होता है, इट इज स्टिल एन एटीपेज। यानी आपके पास देयर आर सम एंजाइम्स जो कि दोनों डायरेक्शंस के अंदर रिएक्शन को कैटेलाइज करा सकते हैं, एटीपी की हाइड्रोलिसिस भी करा सकते हैं और एटीपी को सिंथेसाइज भी करा सकते हैं। लेकिन इनकी जो नॉमेनक्लेचर है वो इस बेस पे है कि इसमें जो पहली एक्टिविटी है वो कौन सी आइडेंटिफाई हुई थी। लाइक अगर आप माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन के अंदर एटीपी सिंथेज को देखो तो उसके अंदर भी एटीपेज एक्टिविटी प्रेजेंट है, यानी वो एटीपी मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज भी कर सकता है। तो ये आपके पास एंजाइम की जो है वो उसकी फर्स्ट जो एक्टिविटी आइडेंटिफाई हुई थी उसकी बेस पे उसका नेम है, बट इट डजंट मीन कि इसमें जो है वो दूसरी एक्टिविटी नहीं हो सकती। सो देयर आर सम मैम एटीपेजेस जो कि दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकते हैं। मैम एक एंजाइम के दो एक्टिव साइट हो सकते हैं? दो एक्टिव साइट्स आप नहीं कह सकते, लेकिन ये हो सकता है कि दो डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर या दो डिफरेंट मीडियम्स के अंदर उसकी जो है वो दो डिफरेंट सबस्ट्रेट्स के लिए एफिनिटी हो। ये एंजाइम की कन्फर्मेशनल चेंजेस पे डिपेंड ये तो फिर करता है। स्पेसिफिक नहीं हुए, ये तो फिर स्पेसिफिक नहीं हुए। ये एंजाइम की कन्फर्मेशनल चेंजेस पे डिपेंड करता है। लाइक आगे जाके जब आप इनहिबिटर या एलोस्टेरिक रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स की बात करोगे ना, तो वहां पे आप ये जाके देखोगे कि देयर आर सम एंजाइम्स जो कि एक से ज्यादा सबस्ट्रेट्स को टारगेट कर सकते हैं। लाइक अगर यहाँ पे जैसे मैंने आपके सामने हेक्सोकाइनेज की एग्जांपल ली है, हेक्सोकाइनेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि किसी भी हेक्सोज शुगर को यूज कर सकता है और उसकी 6 पोजीशन के ऊपर फॉस्फोराइल ग्रुप को ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन एट अ टाइम ये ग्लूकोज को, ग्लैक्टोज को, मेनोज को या किसको एक्सेप्ट करेगा, नॉर्मली ये उस एंजाइम की कन्फर्मेशन पे डिपेंड करता है या मीडियम के अंदर शुगर की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। सो मैम देयर आर सम। हाँ जो जी। रोबिस्को रोबिस्को एंजाइम है मैम, हाँ जी फोटोफॉस्फोर रिएक्शन में वो ऑक्सीजन को फिक्स करता है और डार्क रिएक्शन में ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स बिल्कुल, करवा ले। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मतलब दो फंक्शन हो गए एक एंजाइम के। दो फंक्शन है, और ये भी आपने चीज ऑब्जर्व की होगी कि वहां पे ये जो दोनों एक्टिविटीज हैं ये उसकी इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। लाइक जिस टाइम उसे मीडियम कंसंट्रेशन के कितना? अंदर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन मिल रही है तो उस टाइम वो ऑक्सीजन की बजाय जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है। तो देयर आर सम एंजाइम्स जिनके पास जो है वो एक ही एक्टिव साइट दो डिफरेंट सबस्ट्रेट्स के साथ बाइंड कर सकती है, लेकिन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट्स ये लिमिटिंग फैक्टर है, ये डिसाइड करेगी कि एट उस पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर एंजाइम ने किस सबस्ट्रेट को बाइंड करना है और उसे आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। So the affinity value between substrate and enzyme ये change भी हो सकती है depending upon the concentration of substrate in the medium. ठीक है? ओके। Okay. So the sixth class is ligases, और ligases ऐसे enzymes हैं जो कि कार्बन कार्बन बॉन्ड या कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को सिंथेसाइज कराने में रोल प्ले करेंगे। लाइक पीछे आपने यहाँ पे एग्जांपल पढ़ी है लाइएसिस। लाइएसिस ने इन बॉन्ड्स को ब्रेक किया था और बॉन्ड की ब्रेकेज के बाद उन्होंने डबल बॉन्ड प्रोड्यूस कर दिया था। लाइएसिस के अलावा हमारे पास जो नॉर्मली एंजाइम्स हैं लाइगेजेस, ये इस तरह से डिफरेंट है कि इन बॉन्ड्स की सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे
बात करें कि बायोमोलिक्यूल्स की पॉलीमराइजेशन के दौरान या फिर देयर आर सम एंजाइम्स जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में यूज होते हैं, तो इनको हम लाइगेज की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सो लाइगेज में सारे के सारे वो एंजाइम्स आएंगे जहां पे किसी भी न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आपको एटीपी से एनर्जी की जरूरत हो। तो हमेशा ऐसे सारे के सारे एंजाइम्स जो कि कार्बन 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 नाइट्रोजन ऑक्सीजन या सल्फर के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन फॉर दिस बॉन्ड फॉर्मेशन दे विल हाइड्रोलाइज एन एटीपी मॉलिक्यूल। सो यहाँ से वो एनर्जी जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे। सो इन एंजाइम्स को यू विल क्लासिफाई इनटू द कैटेगरी ऑफ लाइगेसेस। फॉर एग्जांपल पायरोवेट कार्बोक्सिलेज, दिस इज द एंजाइम जो कि आपके पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को ऐड करवा रहा है विद इन द पायरोवेट। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो पायरोवेट के पास नॉर्मली देयर आर 3 कार्बन एटम्स, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की इसके साथ जो अटैचमेंट है, इसकी फ्यूजन है, उसके बाद हमारे पास ये ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे इन दो कार्बन एटम्स के दरमियान जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इसको ब्रेक करने के लिए इस एंजाइम ने एटीपी से एनर्जी को यूज किया। और सिमिलरली इस एंजाइम में जो को एंजाइम है, दिस इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल व्हिच इज बायोटिन। तो ऐसे एंजाइम जो कि कार्बन कार्बन बॉन्ड को सिंथेसाइज कराने के लिए एटीपी से एनर्जी यूज करते हैं, इन एंजाइम्स को हम लाइगेज की कैटेगरी में रखेंगे और यहाँ पे हम जो है वो इन्हें क्लासिफाई करेंगे। क्लियर है बच्चों? सो दीज आर द 6 मेजर क्लासेस जिन पे आप एंजाइम्स को जो है वो क्लासिफाई कर सकते हो। अब आप लोगों की जो असाइनमेंट है, पहले मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद एंजाइम्स की जो फंक्शनिंग है, क्योंकि अभी 10 to 15 मिनट्स हमारे पास हैं, तो कुछ हद तक जो एंजाइम्स की वर्किंग है उसको देख लेते हैं। तो बच्चों इस क्लासिफिकेशन को माइंड में रखते हुए, चूंकि आगे आप लोगों की जो बायोकेमिस्ट्री 2 है उसमें आपने मल्टीपल एंजाइम्स को डिस्कस करना है, मल्टीपल जो पाथवेज है उन्हें देखना है और उनमें डिफरेंट एंजाइम्स आप इनकाउंटर करोगे। तो आप लोगों की जो नेक्स्ट असाइनमेंट है उसमें मैं आप लोगों के सामने 3 मेटाबॉलिक पाथवेज जो है वो रखूंगी, जिसमें से आपने एंजाइम्स देखने हैं। लाइक अगर आप ग्लाइकोलिसिस की बात करते हो तो ग्लाइकोलिसिस का जो पूरा पाथवे है उसमें पहला एंजाइम आपको मिलेगा हेक्सोकाइनेज। आपने इन 6 डिफरेंट कैटेगरीज को देखना है कि आपके पास जो है वो कौन सा एंजाइम किस कैटेगरी में आप क्लासिफाई कर सकते हो, और फिर आप बताओगे कि डिपेंडिंग अपॉन दिस क्लासिफिकेशन हेक्सोकाइनेज किस कैटेगरी में आएगा। यानी जो मेटाबॉलिक पाथवेज मैं असाइनमेंट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, एक ग्लाइकोलिसिस है, दूसरा टीसीए साइकिल है और तीसरा यूरिया साइकिल है। इसमें यूज होने वाले एंजाइम्स का आपने पहले रिएक्शन देखना है कि ये किस किस्म का रिएक्शन कैटालाइज करा रहे हैं। उसके बाद आपने उस एंजाइम को क्लासिफाई करना है। लाइक आपके पास अगर एंजाइम नेम है तो असाइनमेंट में आप किस तरह से इसको करोगे, जस्टिफाई करोगे, आप सिंपली उस एंजाइम के आगे पहली चीज लिखोगे उसकी क्लास के, इसका रिएक्शन डिस्कस करने के बाद फॉर एग्जांपल आप हेक्सोकाइनेज को ट्रांसफरेज की कैटेगरी में लिखते हो और उसके बाद आप उसकी रीजन दोगे कि आपने क्यों इसे ट्रांसफरेज की कैटेगरी में रखा है। तो यहाँ पे आप उसकी डेफिनेशन से इसे कोरिलेट करोगे कि बिकॉज दिस एंजाइम इज गोइंग टू ट्रांसफर अ फॉस्फोराइल ग्रुप फ्रॉम अ डोनर टू अ एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, और ऐसे एंजाइम्स को हम ट्रांसफरेज की कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। सो हेक्सोकाइनेज इज अ ट्रांसफरेज। सिमिलरली आपके पास जो सेकेंड एंजाइम होगा उसके केमिकल रिएक्शन को देखते हुए आप उसके आगे भी इस तरह से क्लास और उसकी जो रीजन है कि आपने इस क्लास में इसको क्यों क्लासिफाई किया है उसको एक्सप्लेन करोगे। तो इन 3 पाथवेज में यूज होने वाले एंजाइमेटिक रिएक्शंस को आपने बहुत ध्यान से देखना है और उनको इन 6 कैटेगरीज में से किसी एक क्लास के अंदर आपने डिवाइड करना है। बच्चों ये पॉइंट समझ में आ गया किस तरह से असाइनमेंट सॉल्व करनी है आपने? चलें ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी असाइनमेंट का जो उसमें पाथवेज हैं, उसमें पूरे के पूरे एंजाइमेटिक रिएक्शन अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर्स मैंने ऐसे ही फिगर्स ऐड किए हैं जिसमें आप लोगों के सामने जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिस्प्ले हुए होंगे और आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि कौन सा ग्रुप जो है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, ताकि आपके लिए जो है वो पिक करना ज्यादा इजी हो कि किस किस्म का केमिकल रिएक्शन ये कैटालाइज करा रहे हैं। ठीक है बच्चों? सो ये क्लासिफिकेशन। हाँ मैम जी, हेलिकेज को किस कैटेगरी में रखेंगे? क्या चीज? डीएनए हेलिकेज एंजाइम, वो तो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर लेता है। आपके पास वहां पे नॉर्मल जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करने के साथ साथ वो डीएनए की अनबाइंडिंग भी कर रहा है, और इस पर्पस के लिए देखिएगा कि क्या वो एनर्जी को यूज करता है या नहीं। अगर तो वो आपके पास जो वो एनर्जी को यूज कर रहा है तो आपके पास 6 क्लासिफिकेशन हैं, उनमें से आप किसी एक कैटेगरी में उसे क्लासिफाई कर देते हो। इस चीज को भी ऐड कर लीजिएगा असाइनमेंट में।
ठीक है, लाइक एटीपेज अभी आपने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए, उसको भी देख लीजिएगा, हेलिकेजेस को देख लीजिएगा, रेप्लिकेजेस देख लीजिएगा। तो ये इनके साथ साथ मैम बाकी एंजाइम जो एटीपी किस तरह लिखते थे? क्या चीज? एंजाइम को एनर्जी किस तरह चाहिए मैम, वो इस एनर्जी से क्या करेंगे? जैसे मैंने अभी आपके सामने लाइगेज की बात की है ना, कि वो या तो बॉन्ड की फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करेंगे, या फिर कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जिनके जो केमिकल रिएक्शंस हैं दे आर एसोसिएटेड विद द हाई एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। सो अपनी जो सबस्ट्रेट है उसके अंदर ये जो आपके पास ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉस्फोराइल ग्रुप की बात की, कि जब भी आपके पास किसी सबस्ट्रेट के अंदर फॉस्फोराइल ग्रुप हम ट्रांसफर करते हैं तो नॉर्मली जो फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट है दे हैव हाई एनर्जी पोटेंशियल। सो देयर आर सम एंजाइम्स जो कि फॉस्फोराइल ग्रुप को अपने कैटालिटिक मैकेनिज्म के अंदर यूज करते हैं। ये सबस्ट्रेट के दौरान ड्यूरिंग कैटालिसिस उसकी फॉस्फोराइलेशन करवा देते हैं। वो फॉस्फोराइलेशन उस सबस्ट्रेट के एनर्जी लेवल को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो रिएक्शन के दरमियान जो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर था सबस्ट्रेट उसे इजीली क्रॉस कर सकते हैं। और एट द एंड ऑफ रिएक्शन जब वो सबस्ट्रेट केमिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी तो वो फॉस्फेट ग्रुप भी रिलीज हो जाएगा। तो देर आर सम एंजाइम्स जो कि एटीपी को यूज करते हैं, लेकिन उस एटीपी को सिंपली हाइड्रोलाइज करके वो एनर्जी यूज नहीं करे, बल्कि उसमें जो फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर है उसको यूज करते हुए वो एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। यानी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन वो फॉस्फोराइल ग्रुप को एटीपी से हटा के सबस्ट्रेट में इनकॉर्पोरेट कर देंगे। सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल जो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगा, और एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो फॉस्फोराइल ग्रुप को सबस्ट्रेट से रिलीज करा देंगे। तो नॉर्मली जो एटीपी की हाइड्रोलिसिस है इट डजंट मीन कि सिंपली एक बॉन्ड ब्रेक हो गया और एनर्जी रिलीज हो गई है, बल्कि आपके पास जो एटीपी है वो नॉर्मली फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर के जरिए से अपनी एनर्जी जो है वो किसी रिएक्शन के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, जी मैम। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी। मैं वो लास्ट वाली जो लाइगेजेस वाला उसमें सिंथेसिस दोबारा बता देंगी? ये एग्जांपल दिस वन। लाइगेजेस लास्ट वाला आपने बताया था, लास्ट क्लास थी इसकी। लाइगेसेस लास्ट क्लास में तो डिस्कस नहीं हुए थे, ये तो आज ही हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी जो आपने बताया था मैं एंजाइम का ही पूछ रही हूँ, लाइगेजेस का ही पूछ रही हूँ। ओके, ये लाइगेसेस नॉर्मली ऐसे एंजाइम्स हैं, जैसे यहाँ पे आप पायरोवेट कार्बोक्सिलेज की एग्जांपल देखें ना, तो इधर आपके पास जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है बिटवीन पायरोवेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इस बॉन्ड को बनाने के लिए एक एंजाइम यूज हो रहा है जो कि एटीपी मॉलिक्यूल को कंज्यूम कर रहा है। सो यहाँ पे आप दो तरह के इवेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, बॉन्ड फॉर्मेशन और उसके साथ साथ एनर्जी की यूटिलाइजेशन। तो ऐसे सारे के सारे एंजाइम्स जो कि कार्बन का कार्बन के साथ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर के साथ किसी भी दूसरे ग्रुप के साथ जो है वो बॉन्ड तो बनाएंगे, लेकिन उस बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए वो एक हाई एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल को भी कंज्यूम करेंगे। तो इन एंजाइम्स को हम कहेंगे लाइगेसेस। सो वी कैन क्लासिफाई पायरोवेट कार्बोक्सिलेज इनटू द क्लास 6 व्हिच इज लाइगेज। क्लियर है बच्चे? ओके मैम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स, के एंजाइम्स नॉर्मली किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनते हैं, अल्टीमेटली जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, सो नॉर्मली हमारे पास, जैसे हमने इससे पहले ये चीज डिस्कस की है कि एंजाइम के पास देयर इज अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट विद इन द एक्टिव साइट जहां पे सबस्ट्रेट जाके बाइंड कर सकती है और जहां पे जाके उसके अंदर जो है वो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगी। कि आपकी जो सबस्ट्रेट है जब तक वो एक्टिव साइट को अप्रोच नहीं करेगी, जब तक वो एक्टिव साइट के इस केमिकल एनवायरनमेंट तक नहीं आएगी, तब तक उसके अंदर किसी किस्म का जो केमिकल रिएक्शन है वो नहीं होगा। तो एंजाइम के अंदर जो मेजर केमिकल एनवायरनमेंट है या जो पूरे का पूरा जो केमिकल रिएक्शन है वो पूरे के पूरे एंजाइम के अंदर नहीं हो रहा, उसकी सरफेस के अंदर नहीं हो रहा, बल्कि दिस केमिकल रिएक्शन इज कन्फाइंड टू अ स्मॉल पॉकेट ऑफ एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड एज द एक्टिव साइट। तो सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेगी। सेकेंड स्टेप में आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। थर्ड स्टेप में आप देख सकते हैं कि जो सबस्ट्रेट है उसके अंदर देयर इज अ चेंज, लाइक आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसकी शेप में चेंज दिखा के इस चीज को हाईलाइट किया गया है कि जो सबस्ट्रेट है वो केमिकली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। सो दिस थर्ड स्टेज इज बेसिकली एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, यानी सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और फोर्थ स्टेप के अंदर जाके वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी और आपके पास जो एंजाइम रीजनरेट हो जाएगा।
यानी ओवरऑल अगर हम किसी एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन की बात करें तो उसे हम इन 4 to 5 स्टेप्स के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट दे विल अप्रोच ईच अदर, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म, then chemical transformation will take place and enzyme product complex will form, और फाइनली प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगी और एंजाइम जो है ये रीजनरेट हो जाएगा जो कि फिर फर्दर एक नए केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करने का पोटेंशियल रखता होगा। सो अब एंजाइम के अंदर नॉर्मली एंजाइम किस किस्म का केमिकल रिएक्शन कैटालाइज कराते हैं, ये किस तरह से जो है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं, एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक हम इस चीज को क्लियर करेंगे। सो अगर हम एंजाइम्स को बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कह रहे हैं, इट मीन्स कि ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को बहुत स्पीडली जो है वो परफॉर्म करने के काबिल बना देते हैं, उस रिएक्शन के रेट को इन्हांस कर देते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने दो टर्म्स लिखी हैं सिंपली कि जो एंजाइम है वो नॉर्मली किसी भी केमिकल रिएक्शन के जो आप कह लें कि जो रेट है उस केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज करता है। एंजाइम कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता। यानी इक्विलिब्रियम आपके पास वो स्टेट है जिसके ऊपर जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं वो एक खास कंसंट्रेशन को जो है वो एक्वायर कर लेते हैं। लाइक देयर आर सम रिएक्शंस जिनका अगर आप इक्विलिब्रियम मिक्सचर की बात करें तो उसमें जो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन इक्वल होती है। देयर आर सम रिएक्शंस जिनको हम कहते हैं कि दीज आर फास्ट रिएक्शन, उनके अगर आप इक्विलिब्रियम मिक्सचर को एनालाइज करें तो उसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली कम होती है। देयर आर सम रिएक्शंस व्हिच आर स्लो रिएक्शन, यानी ये ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि इतना ज्यादा प्रोग्रेसिवली फॉरवर्ड रिएक्शन में नहीं जा सकते कि जब आप इनके इक्विलिब्रियम मिक्सचर को एनालाइज करेंगे तो वहां पे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है वो प्रोडक्ट के मुकाबले में ज्यादा होती है। सो हर एक केमिकल रिएक्शन का एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम है, यानी उसके एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम के ऊपर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एक खास कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है जिसको वो एक्वायर करने की कोशिश करता है। सो एंजाइम नॉर्मली क्या करते हैं, एंजाइम उस केमिकल रिएक्शन को इस काबिल बनाते हैं कि वो स्पीडली अपनी उस इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ मूव कर सके, यानी उस रिएक्शन के रेट को इन्हांस करते हैं। सिंपली अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन के रेट की बात करो तो रेट को हम कहेंगे कि दिस इज द टाइम पीरियड। यानी अगर आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है और उसने इक्विलिब्रियम की स्टेट को एक्वायर करना है तो विद इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हो सकता है कि वो विद इन अ मिली सेकेंड अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर ले, जबकि देयर आर सम एंजाइम जो कि इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश ही नहीं कर पाते बिकॉज वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। तो इस पॉइंट की तरफ हम दोबारा आएंगे जब हम आगे वाले पॉइंट्स को क्लियर कर लेंगे। सो इस चीज को माइंड में रखिएगा कि मैंने आप लोगों के सामने एक पॉइंट रेज किया है कि एंजाइम हमेशा जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं, वो इसके इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करते। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट अपने माइंड में रखिएगा कि एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन में एंजाइम्स हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को इन्हांस करते हैं, यानी उसकी स्पीड को तेज करते हैं, लेकिन उसके इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करते। उसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं जो इक्विलिब्रियम स्टेज पे होनी चाहिए, जो उस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है, उस कैरेक्टरिस्टिक इवेंट को ये चेंज नहीं करेंगे। तो अगर हम नॉर्मली किसी भी केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व करें तो केमिकल रिएक्शन को नॉर्मली ऑब्जर्व करने के लिए हम इस तरह की एक डायग्राम को यूज करते हैं जिसे नॉर्मली कहा जाता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम। इस रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी, और इन कंपोनेंट्स को इन्हीं टर्मिनोलॉजीज के साथ आपने आगे से जिस ऑन हम जहाँ पे भी इनको डिस्कस करेंगे आपको पता होना चाहिए कि ग्राउंड स्टेट क्या है, ट्रांजिशन स्टेट क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, और डेल्टा जी नॉट क्या है या फ्री एनर्जी क्या है। तो नॉर्मली रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम क्या है कि जब आप किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो प्रोग्रेशन है यानी उसकी जो स्पीड है रिएक्शन की प्रोग्रेशन को और उसकी एनर्जी को कंपेयर करते हो, यानी रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए या रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी कैलकुलेशन करते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन की, तो आप उसको कह सकते हो कि दिस इज द रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम, जिसमें you are going to plot the free energy and the chemical progression of a particular reaction on two different coordinates। यानी एक कोऑर्डिनेट के ऊपर आप रिएक्शन की प्रोग्रेस और दूसरे कोऑर्डिनेट के ऊपर आप उसकी एनर्जी को एनालाइज करते हो, तो दिस डायग्राम विल बी रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम। अब इस रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम पे जो स्टार्टिंग मटेरियल है यानी जो सबस्ट्रेट
और प्रोडक्ट हैं, इनकी जो स्टेट्स हैं इनको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। यानी सबस्ट्रेट के पास फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि देयर इज अ 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी, तो जहां से ये सबस्ट्रेट स्टार्ट लेंगी, जहां से ये सबस्ट्रेट रिएक्शन में एंटर होंगी, दिस विल बी द ग्राउंड स्टेट। ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए होगा, कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट। सिमिलरली अगर इस रिएक्शन को मैं रिवर्स डायरेक्शन में लेके जाऊं कि मैं प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, तो दिस इज द स्टार्टिंग मटेरियल जहां से रिएक्शन स्टार्ट होना है। तो रिवर्स रिएक्शन के केस में दिस विल बी द ग्राउंड स्टेट। सो हमेशा ग्राउंड स्टेट आप किसे कहेंगे, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज कॉल्ड एज अ ग्राउंड स्टेट। जो स्टार्टिंग एनर्जी लेवल है उसे आप ग्राउंड स्टेट कहोगे। अब ग्राउंड स्टेट और इसके अलावा आप यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करे हो कि आपके पास जो सबस्टेट और प्रोडक्ट्स हैं, इन दोनों के दरमियान देयर इज एन एनर्जी हिल। एक आपके पास एक एनर्जी बैरियर है, यानी अगर आपके पास आपकी जो सबस्ट्रेट्स हैं उनके पास इतनी एनर्जी अवेलेबल होगी तो वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगी और अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। सो दिस एनर्जी बैरियर जो आपके पास ग्राउंड स्टेट और इस ट्रांजिशन स्टेट के दरमियान जो एनर्जी का बैरियर है, इस बैरियर को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जिसे डेल्टा जी के ऊपर 2 प्लस साइन लगा के जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी नॉर्मली अगर आप इस साइन को देखें डेल्टा जी नॉट, तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज द फ्री एनर्जी वैल्यू। लेकिन अगर किसी केमिकल रिएक्शन में डेल्टा जी प्लस प्लस ये साइन आप ऑब्जर्व करो तो इट मींस दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। यानी अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करती हूँ, द कन्वर्जन ऑफ एस टू पी, दिस रिएक्शन सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ये होगी, सबस्ट्रेट की ग्राउंड स्टेट और इसकी ट्रांजिशन स्टेट के दरमियान जो एनर्जी का बैरियर है, दिस विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन में मूव करती हूँ, प्रोडक्ट को सबस्ट्रेट में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो इस केस में प्रोडक्ट की ग्राउंड स्टेट जो कि ये है और एक्टिवेट ट्रांजिशन स्टेट, इनके दरमियान जो बैरियर है, दिस विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर फॉर द रिवर्स रिएक्शन। सो हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी को आप किस तरह से डिफाइन करोगे कि इट इज द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड ट्रांजिशन स्टेट। ग्राउंड स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट के दरमियान जितना एनर्जी का बैरियर होगा, इट विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। सो जो डेल्टा जी नॉट है, अब ये जो टर्म रह गई है, दिस इज सिंपली द डिफरेंस इन द फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। अगर किसी केमिकल रिएक्शन की डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव है, इट मींस कि ये केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये केमिकल रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है। लेकिन अगर किसी केमिकल रिएक्शन की डेल्टा जी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, इट मींस कि दिस रिएक्शन इज एंडरगोनिक रिएक्शन, और इस रिएक्शन के लिए आपको जो है वो अगेंस्ट द थर्मोडायनेमिक्स जो है वो कोई ऐसा मीडियम चाहिए होगा जो कि एनर्जी वैल्यू प्रोवाइड करे। सो यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हैं कि मेरे पास इस टाइम पे जो केमिकल रिएक्शन मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, इसमें सबस्ट्रेट का जो एनर्जी लेवल है वो प्रोडक्ट से हाई है। से आपके पास इस टाइम प्रोडक्ट के पास 20 किलो जूल पर मोल एनर्जी है। फॉर एग्जांपल इसे अगर हम पेंट फाइल पे ले जाएं, वहां पे जाके डिस्कस कर लें, तो वी कैन सी यहाँ पे आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपके पास जो सबस्ट्रेट्स हैं, इन सबस्ट्रेट की एनर्जी जो है वो कंपैरेटिवली हाई है और प्रोडक्ट की एनर्जी लो है। यानी अगर इस रिएक्शन की जो डेल्टा जी वैल्यू है, यहाँ पे मैं डी जी जिसको लिख रही हूँ, अगर हम इसे कैलकुलेट करें, सपोज आपके पास जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बनाने के लिए 20 किलो जूल पर मोल है, प्रोडक्ट का जो एनर्जी वैल्यू है दिस इज 20 किलो जूल पर मोल, और जो आपके पास सबस्ट्रेट है इनका जो एनर्जी वैल्यू है सपोज इट इज 100 किलो जूल पर मोल। ठीक है, सो आप अगर इस चीज को कंपेयर करो तो अपेरेंटली तो ये लग रहा है कि इस रिएक्शन को किसी किस्म की फॉरेन एड की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल प्रोडक्ट से ज्यादा है, तो रिएक्शन एनर्जेटिकली फेवरेबल है। जब आप इसकी डेल्टा जी वैल्यू निकालोगे, विच इज द डिफरेंस ऑफ द फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो आप इस पॉइंट पे पहुंचोगे कि आपके पास इस रिएक्शन की जो डेल्टा जी वैल्यू आएगी, इट विल बी 20 माइनस 100, इसकी जो वैल्यू आएगी इट विल बी माइनस 80, यानी नेगेटिव वैल्यू आएगी। और हमें पता है कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस में डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव आती है, दे आर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ऑल्दो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है, लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए इसे इस एनर्जी बैरियर को भी क्रॉस करना है। रिएक्टेंट्स तब तक प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते जब तक ये बैरियर किसी तरह से कम ना हो। सो
हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन की डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव होने का ये मतलब नहीं है कि वो रिएक्शन जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम या इन द एब्सेंस ऑफ किसी भी जो है वो एंजाइमेटिक मीडियम, सॉरी, इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम वो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, बल्कि अभी भी इसको जो है वो एक मेजर ऑब्स्टेकल यहाँ पे जो है वो फेस करनी पड़ी है, एंड दिस इज द डिसएक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। सो एंजाइम्स नॉर्मली क्या करते हैं, वो रिएक्शन के रेट को किस तरह से इंक्रीज करते हैं, वो इस एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को रिड्यूस करते हैं। किस तरह से करते हैं ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इस चीज को डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के सामने जो पॉइंट मैंने क्लियर करना था वो ये क्लियर करना था कि हमेशा आपके पास जो एनर्जेटिकली फेवरेबल रिएक्शन है, ऐसा नहीं है कि दे आर अनकैटालाइज्ड, वो इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स होंगे, बल्कि स्टिल उनके अंदर भी एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर्स होते हैं, जिन बैरियर्स को रिड्यूस करने के लिए आपको एंजाइम की जरूरत होगी। तो यहाँ से अब आपको इस पॉइंट का भी आइडिया हो गया होगा कि नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर देयर आर मल्टीपल एंजाइमेटिक रिएक्शन विच आर फेवरेबल। लाइक अगर हम बायोमोलिक्यूल की हाइड्रोलिसिस की बात करें, प्रोटीन की डिग्रेडेशन की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की डिस्ट्रप्शन की बात करें, तो ये सारे के सारे वो एंजाइम्स हैं, ये सारे के सारे वो केमिकल रिएक्शंस हैं विच आर एनर्जेटिकली फेवरेबल। जब ये केमिकल रिएक्शन होंगे तो इनमें सिग्निफिकेंटली एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, लेकिन स्टिल ये रिएक्शन जो है वो बॉडी के अंदर नहीं हो रहे होते बिकॉज ऑफ दिस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। जब तक एंजाइम अवेलेबल नहीं होगा, प्रोटीन्स डिग्रेड नहीं होंगी, लिपिड्स डिस्टर्ब नहीं होंगे, न्यूक्लिक एसिड का जो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये सारे के सारे वो रिएक्शंस हैं जिनकी डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव है, आल्दो नेगेटिव है, लेकिन स्टिल दे रिक्वायर्ड द एक्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर एंजाइम। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लेक्चर को एंड कर रहे हैं।